चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी यहां पर दे दें कि किस तरीके से बात सीधे अब असम की हम यहां पर करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा एक बार फिर से कानून के घेरे में हैं। असम में दर्ज एक मामले के सिलसिले में पवन खेड़ा आज गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच गए। गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। भारी सुरक्षा के बीच में खेड़ा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दाखिल हुए। रिनिकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों के सिलसिले में पूछताछ की गई। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। ऑफिस के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि नियम और कानून के मुताबिक जांच जारी है, मैं इसमें पूरा सहयोग कर रहा हूं। कानून का पालन करना हर नागरिक का बुनियादी कर्तव्य होता है। जांच में सहयोग दे रहा हूं। जांच चल रही है, नियम और कानून के हिसाब से जांच में सहयोग देना हर नागरिक का कर्तव्य है, मैं भी वही कर रहा हूं। बुधवार को असम पुलिस की अपराध शाखा ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज किए गए मामलों के संबंध में पवन खेड़ा से 10 घंटे से ज्यादा समय की पूछताछ की। हेमंता की पत्नी रिनिकी ने बीएनएस के तहत में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस थाने में खेड़ा और अन्य के खिलाफ में शिकायतें दर्ज कराई। कांग्रेस नेता के खिलाफ में लगाए गए आरोपों में चुनाव के संबंध में झूठे बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और मानहानि शामिल है। खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। हालांकि असम पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष न्यायालय ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी और खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दे दिया। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया, जिसके बाद खेड़ा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बाद में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से पहले ही लिखित में मिल चुका है। खेड़ा ने पासपोर्ट वाले जो दस्तावेज दिखाए थे वो नकली हैं, इसीलिए पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये पहली बार नहीं है कि जब असम पुलिस ने किसी विपक्षी नेता पर कार्रवाई की है। इससे पहले जिग्नेश मेवाड़ी का मामला भी चर्चित रहा। वहीं खेड़ा को लेकर क्राइम ब्रांच अब ये जांचेगी कि क्या उनके बयान के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ और ही छिपा हुआ था खेड़ा के इस बयान के पीछे, जो लगातार पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में आपने देखा। बढ़ते आगे, अब बात उस राज्य की जहां सत्ता बदलने के बाद से ही कई ऐसे फैसले किए गए जो आने वाले वक्त में इस राज्य की दिशा को तय करेंगे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु राज अब शुरू हो चुका है और खुद सीएम इस वक्त फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराते हुए बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब पार्टी पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भार है, जो एक अग्नि परीक्षा भी है। लिहाजा पार्टी अभी से ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए राज्य की जनता को यह बताने की कोशिश में है कि जनता ने उसे जो प्रचंड जीत से नवाजा है वो सही है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को सामने रखते हुए लड़ा था और अब इसका इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है और सोमवार से लागू होगा। सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुखों को दी गई है। स्कूलों को इसके पालन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी और अब तक स्कूलों में मुख्य रूप से जनगण मन गाया जाता था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले की जानकारी विधानसभा परिसर में दी। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य के हर स्कूल में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में शामिल किया जाएगा। 13 मई को शिक्षा निदेशक ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को पत्र भेजा है। इस पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाए। आदेश ये भी कहा गया कि व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो। पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर सख्ती बढ़ा रही है। केंद्र ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अगर ये संशोधन लागू होता है तो वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। ममता सरकार के दौरान बंगाल में स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली के दौरान राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल गाना अनिवार्य किया गया था। हालांकि नई सरकार के अनुसार आदेश दिया गया है, वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया। एक तरफ बंगाल सरकार अपनी राष्ट्रवाद वाली छवि को और मजबूत कर रही है, तो दूसरी ओर इस फैसले ने स्कूल मैनेजमेंट के सामने जरूर असमंजस की स्थिति यहां पर पैदा की है। कई स्कूल प्रमुखों का कहना है कि राष्ट्रगान को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य है। अगर ऐसे में वंदे मातरम और राज्य गीत दोनों को शामिल किया जाता है तो प्रार्थना सभा का समय बढ़ेगा। ऐसा करने से कक्षाओं को शुरू करने में हमें देरी हो सकती है।
है। फिलहाल सोमवार से इस फैसले का पालन हर स्कूल को करना होगा। ऐसे में अब स्कूल मैनेजमेंट कैसे इन सारी बातों को मैनेज करता है, ये देखना होगा। इसी तरह का एक फैसला ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने प्रदेश में गौहत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। सीएम सुवेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। बंगाल सरकार ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगरपालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वो प्रजनन के लायक नहीं, वो बूढ़ा है, चोटिल है, लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। इसके अलावा सार्वजनिक स्लॉटर हाउस पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि जानवरों की हत्या केवल नगरपालिका के स्लॉटर हाउस या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी। साफ है, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म करने के बाद कई बड़े कदम उठाए, जिसमें अब ये फैसला भी शुमार है। इतना ही नहीं, पशु हत्या से जुड़ा 75 साल पुराना पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार यूपी के योगी मॉडल की तरह कार्य कर रही है। जिस तरह से सख्त फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल की राज तस्वीर को आने वाले समय में पूरी तरीके से बदल सकते हैं।